गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में जो पॉइंट है, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व्स। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहां पे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का कोई रोल नहीं था। वहां पे हम सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट मान के चलते थे। रिवेन्यू प्रॉफिट का कोई रोल वहां पे नहीं था। इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 11 का एक पॉइंट रहता था कि यदि सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स इंक्रीज हो जाती हैं, सब्सिडरी कंपनी की एसेट इंक्रीज हो जाती हैं, रिवैल्यूएशन करने से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती हैं, तो उसका हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में था, उसमें हम क्या करेंगे, उसको भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालते टाइम यूज कर लेंगे। अब जब एसेट बढ़ गई 50,000 रुपए से, तो किसका फायदा हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर की जो पेड अप कैपिटल है, जितने परसेंट हमारी कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर रखे हैं, उतना ही, जितने वो पेड अप वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की, उसमें उसका उतना ही परसेंटेज हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जितना बचा हुआ है हम कहाँ पे, माइनॉरिटी में ऐड कर देंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 50,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होगी, तो हम उसको कहाँ यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालते टाइम यूज करेंगे। जैसे हमने प्रॉफिट को और रिजर्व को प्लस में किया था पेड अप कैपिटल में, ऐसे ही हम बढ़ी हुई एसेट्स को क्या कर देंगे, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स में उसको ऐड कर देंगे। और यदि लॉस हुआ होगा तो वो लॉस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हुआ है तो उसमें प्लस कर देंगे। माइनॉरिटी शेयर होल्डर में भी हम ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चंस को करके देखना एक बार। बस यही पॉइंट है उस क्वेश्चन में, अलग से कुछ नहीं था। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रिवेन्यू प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है और रिवेन्यू प्रॉफिट आप लोगों को पता है, डे टू डे एक्टिविटी से आप लोगों को जो अर्न किया है। कैपिटल प्रॉफिट एकदम से जो आप लोगों को प्रॉफिट अर्न हो गया है, जो नॉन रिकरिंग है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस में हमारा कैपिटल प्रॉफिट था। कैपिटल प्रॉफिट था। उसमें क्या था, कंपनी को जिस दिन हमने परचेज किया है, कंपनी के शेयर्स को जिस दिन परचेज किया है, उस दिन जो भी प्रॉफिट है और जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है और जो भी रिजर्व है, वो कौन सा है, प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन मींस जिस डेट को हमने खरीदी, शेयर्स को खरीदा, उससे पहले वो प्रॉफिट हो चुका था, उससे पहले वो प्रॉफिट है। सब्सिडरी कंपनी के पास ऑलरेडी वो प्रॉफिट अर्न हो चुका है। हमने 31 मार्च को कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उस तारीख को प्रॉफिट पूरे साल का बैलेंस हमें शो दिखाई दे रहा है, बैलेंस शीट के अंदर हमें जो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो अर्न हो चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा और हमारा रिजर्व भी आएगा बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे पास होगा। तो ये प्री एक्विजिशन मतलब क्या होता है कि एक कंपनी को खरीदने से, खरीद लिया और उससे पहले जो प्रॉफिट उसने अर्न कर रखा है, जो उसकी बैलेंस शीट में शो हो रखा है, वो हमारा क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। उसको हम कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते हैं, क्योंकि वो अर्न हो चुका है। पोस्ट एक्विजिशन क्या होगा, जब हमने कंपनी के शेयर्स को क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। परचेज करने के बाद आगे जो प्रॉफिट होगा, आगे जो 31 मार्च को हमने खरीदा, उसके बाद जो प्रॉफिट हमें होगा, वो हमारा क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। तो हम बात करते हैं कि ये हमारा क्यों नहीं आया 1 से 11 क्वेश्चन तक। तो इसका आने का ये कारण था कि हमने शेयर उसी डेट को खरीद रखे थे जिस डेट को हमारी बैलेंस शीट थी। 31 मार्च को ही हमने क्या किया हुआ था, 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है, 31 मार्च को ही हमने शेयर्स को क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। तो साल के लास्ट दिन में आप लोग परचेज करोगे, तो वो सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा, वो कौन सा प्रॉफिट होगा, कैपिटल नेचर का प्री एक्विजिशन, वो पहले हो चुका है। पोस्ट एक्विजिशन कब आएगा, क्योंकि डेट ही 31 मार्च है, पोस्ट एक्विजिशन उसमें नहीं आया। तो यदि हम कंपनी के शेयर को, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसके दौरान कहीं भी खरीद लेते हैं,
तो हमारा प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का रोल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी की जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2015 की दी हुई है, 31 मार्च 2015 की, बट जो शेयर खरीदे हुए हैं अप्रैल के 1 अप्रैल 2014 को ही खरीद रखे थे, तो इस डेट में क्या रहेगा? तो यहां पे हमारा दो में जो हमारी बैलेंस शीट दे रखी है, जो हमारी बैलेंस शीट दे रखी है और इस साल जो हमने कमाया उसका अलग अलग विवरण जरूर मिलेगा। बैलेंस शीट में टोटल मिलेगा, रिजर्व पुराने सालों का भी होता है, प्रॉफिट का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पुराने सालों का भी होता है। तो 1 अप्रैल को हमने क्या कर लिया, कंपनी के शेयर खरीद लिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो रिवेन्यू नेचर का होगा, क्योंकि हमने शेयर्स को कब खरीद रखा है? 1 अप्रैल को खरीद रखा है। तो हमें अलग अलग से ये निकालना पड़ेगा। 1 अप्रैल के बाद कंपनी, 1 अप्रैल 2015 के बाद कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, आप लोगों ने उसको किस में काउंट करना है? रिवेन्यू प्रॉफिट में। और जो आप लोगों का बैलेंस शीट के अंदर होगा वो टोटल प्रॉफिट होगा। टोटल बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है 5 लाख, बाहर एडजस्टमेंट में दे दिया कि इस साल हमने जो प्रॉफिट कमाया वो 2 लाख रुपए कमाया है। तो 2 लाख रुपए पूरे साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। 5 लाख में वो सारा पुराना है। 5 लाख के अंदर वो 2 लाख रुपए भी हमारे शामिल हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? 5 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख रुपए तो क्या है? पुराना है, जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट करेंगे क्योंकि वो पहले का प्रॉफिट है। और जो खरीदने के बाद आया है हमारा 2 लाख रुपए आया है, वो है रिवेन्यू प्रॉफिट। फिर इसकी एंट्री कैसे हम करेंगे? इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो कैपिटल प्रॉफिट का तो वही सेम है। हम पेड अप वैल्यू में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखते थे, रिजर्व का बैलेंस लिखते थे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल में पेड अप वैल्यू में उसको जोड़ देते थे। बट रिवेन्यू प्रॉफिट आप लोगों को पता है, रिवेन्यू प्रॉफिट है। रिवेन्यू प्रॉफिट कंपनी की कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट बनेगी होल्डिंग कंपनी की, उस कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उसमें ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए, हमारे पास रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट आया है 2 लाख रुपए। हमने 80% शेयर्स खरीद रखे हैं, तो प्रॉफिट में हमारा पार्ट कितना होगा? 80%। 2 लाख का 80% हम निकालेंगे, 1,60,000 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे? 1,60,000 रुपए हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में जो रिवेन्यू प्रॉफिट है, रिवेन्यू प्रॉफिट के नाम से उसमें ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चंस करेंगे वहां से आप लोगों को समझ में आएगा। जो बाकी रिमेनिंग है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहेगा जैसे वो पहले था। इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग गिवन आर द बैलेंस शीट ऑफ H Limited and S Limited as at 31st March 2016। पेड अप वैल्यू दे रखी है 25 लाख और 10 लाख रुपए। जनरल रिजर्व 5,50,000, 2,80,000। सरप्लस जो बैलेंस हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख और 90,000। करंट लाइबिलिटीज 2,25 और 2 लाख रुपए। एसेट फिक्स एसेट 22,25,000, 12 लाख। इन्वेस्टमेंट 7,500 शेयर। सबसे पहले तो हमने यही निकालना है कि हमने परसेंटेज कितनी खरीदी है, कितने परसेंटेज ऑफ शेयर खरीदे हैं। ये है 9,50,000 रुपए। करंट एसेट 3 लाख और 3,45। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के 25,000। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन शेयर एक्वायर्ड बाय परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। तो टोटल शेयर देखो कितने हैं, 10 लाख है, 100 का 1 है तो कितने आगे? 10,000। कितने आगे? 10,000। हमने परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी 7500। टोटल कितने हैं? 10,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? 75%। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ये निकाल लिया कि ये जो इन्होंने दिया हुआ है ये हमने 75% यहां से निकाल लिया।
देन एडजस्टमेंट दी हुई है, द शेयर ऑफ एच लिमिटेड वर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल। बैलेंस शीट देखो कब की है, इससे पहले जो आप लोगों के क्वेश्चन थे, ये जो डेट होती थी 31 मार्च 2016, इसी डेट को ही शेयर खरीदे हुए होते थे। बट आप लोगों को पता कैसे चलेगा, ये जो शेयर खरीदे हुए हैं 1 अप्रैल को, बैलेंस शीट की है 31 मार्च की है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, यदि 31 मार्च को ही शेयर खरीद रखे हैं, 31 मार्च उसी डेट की बैलेंस शीट है, वहां पे आप लोगों को रिवेन्यू प्रॉफिट का कोई रोल नहीं रहेगा, आप लोगों ने कुछ नहीं देखना। बट यदि ऐसा दिया हुआ है बैलेंस शीट की डेट और एक्वायर की डेट, शेयर जब एक्वायर किया उसमें डिफरेंस है, तो आप लोगों को रिवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2015, ऑन विच डेट द जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एच लिमिटेड shows the balance of 2,20,000 and 20,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। amortized expenses were not written off during the year ending 31st March। अभी तक अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को हमने क्या नहीं किया है, राइट ऑफ नहीं किया है। तो हम ये जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालते हैं उस टाइम इसको करते हैं, बट यहाँ पे कैपिटल और रिवेन्यू प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसी टाइम हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि जिस दिन हमने शेयर खरीदे थे 1 अप्रैल को, उस दिन जो हमारे पास जनरल रिजर्व था 2,20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस था 20,000 का। अब ऊपर आप लोग अपनी बैलेंस शीट में देखो, जनरल रिजर्व 280 है और 90 है। तो ये 280 और 90 कब आया है, देखो 220 था 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2015 को 220 और 20 था। एक साल होने के बाद ये 280 और ये 90,000 हो गया। तो किसकी वजह से हुआ कि करंट ईयर में जो हमने प्रॉफिट किया होगा या जनरल रिजर्व में जो अमाउंट हमने ट्रांसफर किया होगा, ये उसकी वजह से आ गया होगा। तो हम यहां से निकाल लेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी अर्न प्रायर टू द एक्विजिशन ऑफ शेयर, कि कैपिटल प्रॉफिट अब हमारा कौन सा होगा, कैपिटल प्रॉफिट अब हमारा कौन सा होगा। वैसे तो ये है 280 और 90, बट इसके अंदर 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च तक का भी है। तो इसमें से हम वो माइनस कर देंगे, इसमें से हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से कैपिटल प्रॉफिट जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल, यहां से दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, इन्होंने दूसरे तरीके से है। तो 1 अप्रैल मैंने आप लोगों को बताया था 31 मार्च को हम परचेज करते थे, उस तारीख को जितने भी रिजर्व होते थे, जितने भी प्रॉफिट होते थे, वो सारे कैपिटल नेचर के होते थे। तो यहाँ पे 2015 में हमारा 220 और 20 ये प्रॉफिट पहले ही हो चुका है, ये प्रॉफिट हमारा, ये रिजर्व और प्रॉफिट पहले ही हैं। तो डायरेक्टली ये हमें क्या शो हो रहे हैं, डायरेक्टली ये हमें क्या शो हो रहे हैं कि ये कैपिटल नेचर के हैं। बट जो ये अमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं, ये भी इन्हीं में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट में 280 और 90 का बैलेंस दिया हुआ है। जिस तारीख को शेयर्स को खरीदा हुआ था उस दिन जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ था, 220 और 20। तो डायरेक्टली यदि हम इसको निकालेंगे कि जिस डेट को परचेज किए हैं उस डेट को जो भी दे रखा है वो सारा कैपिटल नेचर का है। थोड़ा सा मैं इससे पहले जो मैंने पॉइंट बोला था मैं उसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं कि डायरेक्टली ये 220 और 20 ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे डायरेक्टली कैपिटल प्रॉफिट होंगे, डायरेक्टली कैपिटल प्रॉफिट होंगे। इनके बेस के ऊपर हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिवेन्यू प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हमने ये लिख दिया कि इस डेट को हमारे पास क्या था, इस डेट को हमारे पास जर्नल रिजर्व 220 और प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 थे। बट जो अमोर्टाइज एक्सपेंसेस थे हमारे वो कितने थे, 25,000 रुपए।
अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस कितने थे 25, तो ये हम यहां से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो कितना आ गया 2,15,000 रुपए अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को हम, इससे पहले जो लास्ट में हमने 1 से 11 तक क्वेश्चन किए हैं उनमें नहीं किया था, ये हर बार उसमें भी हम कर सकते थे, ये पॉइंट था। नॉर्मली हम यहां भी इसको छोड़ सकते थे, 240 तक भी छोड़ सकते थे, बट जो ये अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं 25,000, जब हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकाल लेंगे तो फिर वहां से इसको माइनस करना पड़ेगा। यदि हम यहां से 25,000 माइनस नहीं करते, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप यहां से छोड़ सकते हो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को, यहां 25,000 लिखना छोड़ सकते हो, 240 आप लोगों का आ गया, कितना आ गया आप लोगों का 2,40,000 आप लोगों का आ गया। तो जब आप लोग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालोगे, उस टाइम आप लोग जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे किया लेस पेड अप अमाउंट इक्विटी 75% इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें ऐड होगा कैपिटल प्रॉफिट 240 के हिसाब से आप लोग ऐड कर दोगे, फिर उसमें से आप लोगों का क्या लेस होगा, लेस जितने परसेंट शेयर खरीद रखे हैं उसका 25% आप लोगों का अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। तो यहां से भी लिख सकते हो, चाहो तो वहां पे भी लिख सकते हो, दिक्कत आप लोगों को कोई नहीं आएगी, आंसर सेम रहेगा। रिवेन्यू प्रॉफिट कैसे हम निकाल लेंगे, ये जैसे इन्होंने दिया हुआ है इस तरीके से भी निकल जाएगा, और दूसरे तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप लोग इसको इस तरीके को छोड़ सकते हो। तो आप लोग कैसे निकालोगे, यहां पे आप लोग लिखोगे जर्नल रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। देखो मैं कैसे आप लोगों को बता रहा हूं, अमाउंट ट्रांसफर, देखो जर्नल रिजर्व में कितने थे 220, लास्ट तक कितना हो गया, 2,80,000, तो 60,000 की एंट्री की हमने। यहां पे कितनी एंट्री आप लोग यहां पे लिखोगे, जर्नल रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 280 माइनस 220 कर दोगे, कितना आ जाएगा 60,000 रुपए, ऐड कर दोगे, ऐड क्लोजिंग प्रॉफिट 31 मार्च का जो प्रॉफिट है आप लोगों का, 31 मार्च का प्रॉफिट कितना है 90,000, तो 60 और 90 कितना आ गया, अब इनको क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, रिजर्व ट्रांसफर किया 60,000, प्रॉफिट एट द एंड कितना आया 90, 1.5 लाख आ गया, लेस कर दोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस 1 तारीख को कितना था 20,000 रुपए, 1 तारीख को कितना था 20,000 रुपए, तो आप लोग क्या कर दोगे 1,50,000 में से 20 माइनस कर दोगे, आप लोगों का 1,30,000 रुपए क्या आ जाएगा, रिवेन्यू प्रॉफिट आप लोगों का आ जाएगा। इसको फॉलो करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस यहां से माइनस कर दिए फिर ऊपर से कर दिए, ये आप लोगों ने नहीं देखना है, मैंने आप लोगों को क्या बताया, रिवेन्यू प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, जैसे हमने अभी देखा 220 से 280 हो गया था, 60,000 आ गया, क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का 90,000 था, 60 प्लस 90 150 हो गया, उसमें से हमने ओपनिंग बैलेंस को क्या कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस को माइनस कर दिया है, जो है 20,000 रुपए, तो 150 में से 20 माइनस कर देंगे 31 आ गया, इन्होंने जो मेथड यूज कर रखा है वहां से भी 31 आएगा, बट जो मैंने आप लोगों को बताया वो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, आप लोग उसके हिसाब से करोगे। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, यहां से आप लोग अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को यदि चाहो तो, यहां से यदि आप लोग चाहो तो इसको माइनस ना करो, उसको आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, ये वाला ये पॉइंट जो नेक्स्ट हमारा आया है कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, अमाउंट पेड फॉर 75% शेयर ऑफ एस लिमिटेड 9,50,000 रुपए था, लेस पेड अप वैल्यू 75% की पेड अप वैल्यू कितनी थी 10,000 की, कितनी है
10 लाख रुपए 7500 कितनी आ जाएगी, आप लोग निकालोगे 10 लाख मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे 7,50,000। अब इसमें ऐड क्या होगा, इसमें आप लोगों का ऐड क्या होगा, देखो यहां पे ये क्या कर देंगे, ऐड 75% कैपिटल प्रॉफिट टू द एक्विजिशन। ठीक है, तो यहां पे जो आप लोगों का बैलेंस आया था 2,15,000 रुपए, इस 2,15,000 का कितना कर दिया, 75%, 2,15 का 75% कर दिया। तो 75% कर दिया, 1,61,250, 750 में इसको ऐड कर दिया, कितना आ गया ये 9,11,250, 950 में से 9,11,250 ये प्लस में 38,750 आ गया, तो ये क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो दूसरा केस मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि यदि अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस कैपिटल प्रॉफिट निकालते टाइम हमने जो यहां ये माइनस किए थे, ये वाले माइनस किए थे, यदि हम यहां इसको माइनस नहीं करते तो उसका क्या रहेगा, 240 का आप लोग क्या करोगे, यहां पे 240 का क्या कर दोगे, 75% निकाल दोगे, कितना आ गया 1.5 लाख, 1,78,000, 1,78,000 यहां पे शो हो जाएगा 1,250 की जगह, लेस यहां पे कर दोगे 75% अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस, 25,000 का 75% आप लोग कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 177 माइनस में 16,000 समथिंग आ जाएगा, कुछ 16,000 समथिंग आ जाएगा हमारा 25 का, फिर प्लस माइनस करके हमारा 9,11,250 ही बनेगा। ये अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस यहां से क्यों हो गया जी, वहां क्यों नहीं हुआ, इसका कोई फर्क नहीं रहने वाला, बस आप लोगों ने कंसेप्ट ध्यान में रखना है। कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जिस डेट को शेयर परचेज किए हैं उस डेट तक आप लोगों के पास कितना प्रॉफिट है और कितना रिजर्व है, वो सारा कैपिटल प्रॉफिट है, वो सारा कैपिटल प्रॉफिट है, उसके बेस पे हमने निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, 25% बैलेंस बच गया जी, 25% की वैल्यू, पेड अप वैल्यू 2.5 लाख रुपए। अब आप लोग इसको जैसे मर्जी कर सकते हो, इसको आप लोग जैसे मर्जी निकाल सकते हो, दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। अब प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट के अंदर जो दिया हुआ है रिजर्व, उसका 25% कर दो 70,000, प्रॉफिट दिया हुआ उसका 25% 22,500, ये 3,42,500, जो हमने पीछे जैसे किया था सेम ऐसे ही करते हैं। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस 25% है, वो इसके माइनस हो गए थे, जैसे हमने पीछे किया था इसको आप लोग वैसे ही निकाल लो, दूसरा तरीका करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। 1 से 11 तक जैसे आप लोगों ने पहले कर रखा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल और रिवेन्यू प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना चाहो तो उस बेस से भी आप लोगों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 10 लाख की पेड अप वैल्यू, 25% रिवेन्यू प्रॉफिट का, 25% कैपिटल प्रॉफिट का। अब यहां पे आप लोग देखो, जो रिवेन्यू प्रॉफिट हमने निकाला है 1,30,000, अब इसकी एंट्री हम कहां पे करेंगे, इसका 25% तो सीधा चला गया माइनॉरिटी के पास, और इसका 75% हम होल्डिंग कंपनी के रिवेन्यू में दिखा देंगे, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर का है। माइनॉरिटी में ये देखो, यहाँ पे हमने 1,30 का 1/4 कर दिया था, 25% 32,500 कर दिया था, तो ये दोनों ही तरीके से आंसर इसमें सेम आएगा। कोशिश करना कि आप लोग जो ये ऊपर वाला जो मेथड हम पहले ही फॉलो कर रहे हैं, आप लोग उसी को फॉलो करोगे। तो 1,30,000 को हम कैसे शो करेंगे, तो हमारी ये है बैलेंस शीट, हमारी क्या है, बैलेंस शीट है शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की, रिजर्व एंड सरप्लस, इससे पहले हम लिख देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 336,250, रिजर्व एंड सरप्लस, इसका जो हमें नोट्स टू अकाउंट देखना पड़ेगा, ये हमने कैसे किया है, हाँ जी ये पॉइंट देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में ये कैसे, ये बैलेंस कैसे आया है, आप लोग ये देखो
रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी का नोट्स में आप लोग जब चढ़ाओगे रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व 550, सरप्लस प्रॉफिट कितना 2 लाख, कितना हो गया 7,50,000 ऐड रिवेन्यू प्रॉफिट, जितने शेयर खरीद रखे हैं उतने परसेंट 75%, कितना है जी 75% है, तो 75 कितना हो जाएगा 22,500 और 30, सॉरी 22,500 और 75 97,500, तो इसके अंदर 750 के अंदर 97,500 आप लोग ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 8,47,000, जो यहां पे है हमारा 8,47,500 आ गया। होल्डिंग कंपनी का रिजर्व और प्रॉफिट ऐड कर दिया, उसमें हम क्या करेंगे ऐड शेयर इन रिवेन्यू प्रॉफिट 75% था 1,30,000 का, 75 कर दिया 97,500, 7,50,000 पहले था 97,500 फिर ऐड कर दिया, 8,47,500 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। करंट लायबिलिटी हम दोनों की ऐड कर देंगे, नोट्स टू अकाउंट नहीं है इस पीडीएफ में मेरे पास, नहीं तो मैं दिखा देता, ये तो पहला सेम ही है, बाकी अब सेम ही चलेगा। फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल एसेट दोनों की ऐड कर दो, इंटेंजिबल में हमने गुडविल निकाला था, करंट एसेट दोनों की क्या कर दो ऐड कर दो, आप लोगों का बैलेंस दोनों ही में क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दो क्वेश्चन आप लोगों ने करके देखने हैं, बिल्कुल आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं ये तो 1 अप्रैल को है, यदि हम 1 अप्रैल की बजाय जून में खरीद रहे हैं, जुलाई में खरीद रहे हैं, दिसंबर में खरीद रहे हैं, जनवरी में खरीद रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा उस टाइप का हम कल क्वेश्चन करेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, इस लेक्चर को, मेरे इस लेक्चर को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। नहीं भी आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग मेरे से, आप लोगों की जो क्वेरी होगी वो आप लोग पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी।